हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर में। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है स्त्री जनन अंगों में जन्मजात विकृतियाँ, यानी कि कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन ऑफ फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, यानी कि फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में होने वाले कॉन्जेनाइटल जो मालफॉर्मेशन है, जो विकासात्मक जो विकृतियाँ हैं वो कौन कौन सी होती है वो पढ़ेंगे। तो हम दोनों तरीके से पढ़ेंगे, आयुर्वेदिक तरीके से पढ़ेंगे और मॉडर्न तरीके से भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं आयुर्वेदिक व्यू से क्या होती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये है कि सुश्रुत के अकॉर्डिंग व्याधि कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की होती हैं। उनमें से उन 7 व्याधियों में से जो 2 व्याधियाँ होती हैं वो सहज विकृति के अंतर्गत आती हैं। कौन कौन सी 2 आती हैं? पहली होती है आदि बल प्रवृत्त, ठीक है, उसी को बोलते हैं सहज और उसी को बोलते हैं आनुवांशिक व्याधि। ये व्याधि जो होती है वो पुरुष के पुंबीज यानी कि पुरुष बीज यानी कि स्पर्म और ओवम के अंदर दोष से युक्त होने के कारण जो रोग संतान में अवतरित होता है वो होता है, जिसके अंतर्गत कुष्ठ है, अर्श है और मधुमेह है। ऐसे रोग क्या होते हैं? जेनेटिक जिन रोगों को बोलते हैं वो होते हैं। फिर आता है दूसरा, आता है जन्म बल प्रवर्त। जन्म बल प्रवर्त बोले या जन्मजात बोलो या फिर अपन गर्भजात बोलो या कॉन्जेनाइटल, ये एक ही बात है, ठीक है। इसमें क्या होता है? गर्भधारण के बाद में जैसे ही फीमेल जो होती है वो गर्भ धारण कर लेती है, उसके बाद में उसके आहार विहार के कारण जो संतान में विकृति उत्पन्न होती है वो होते हैं कॉन्जेनाइटल। क्लियर? अब कॉन्जेनाइटल के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले हम कॉन्जेनाइटल व्याधियां पढ़ेंगे। और कॉन्जेनाइटल व्याधियां 2 प्रकार की होती हैं। जैसा कि मैंने बताया ये आहार विहार के कारण है, तो वो आहार विहार 2 तरीके से हो सकता है। एक तो उसने जो आहार विहार ले रही है वो, और एक उसकी जो दो हृदयावस्था में जो प्रेगनेंसी के दौरान जो दो हृदयावस्था में जो उसकी इच्छा करती है मन की, ठीक है, जो खाने पीने की इच्छा करती है अहितकर वस्तु या हितकर वस्तु, तो उनको दबाने से कौन सी विकृति उत्पन्न होती है? कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले रसकृत। रसकृत के अंदर यही है कि दूषित रस या फिर विशेष रूप से अन्नपान का नित्य सेवन करने के कारण। इसमें क्या होता है? गर्भोत जो घातकर भाव है, गर्भ के उपघातकर भाव जो है उनकी विकृति आती है। दूसरा आता है दो हृदय अपचारकृत। दो हृदय अपचारकृत के अंदर गर्भवती स्त्री की जो दो हृदय की जो अवस्था इच्छाएं होती हैं, दो हृदय अवस्था के अंदर जो इच्छाएं होती हैं उनको दबाने से जो विकृति उत्पन्न होती हैं वो दो हृदय अपचारकृत विकृतियों में आती हैं, ठीक है। तो कॉन्जेनाइटल व्याधि 2 कारणों से हुई, एक रसकृत के कारण हुई, एक दो हृदय अपचारकृत के कारण हुई। सेकंड ऑप्शन आता है, उसके बाद है जन्मजात यानी कि कॉन्जेनाइटल विकारों के कारण होने वाले रोग। जो कॉन्जेनाइटल व्याधि होती है उसमें कौन कौन से रोग आते हैं? तो उसमें पहला आता है सूचीमुखी योनि व्यापद। सूचीमुखी योनि व्यापद क्या होता है? यानी कि पिन होल सर्विक्स या पिन होल वेजाइना जो होती है वो किस में आती है? सूचीमुखी योनि व्यापद में आती है। इसमें क्या होता है? यदि गर्भधारण में, इसमें ये होता है कि गर्भधारण के समय माता की गर्भ के अंदर जो कन्या विकसित हो रही है उसके अंदर माता ने क्या किया? आहार विहार गलत खा लिया या अपथ्य आहार विहार का सेवन किया, जिसके कारण दोष प्रकुपित होते हैं और वो जाके उस गर्भस्थ कन्या के अंदर उसकी वेजाइना में क्या होते हैं? प्रकुपित हो जाते हैं और वहाँ जाके क्या कर देते हैं? योनि का द्वार सूक्ष्म कर देते हैं या सर्विक्स का द्वार सूक्ष्म कर देते हैं। उसी को बोलते हैं सूचीमुखी योनि व्यापद। यानी कि गर्भ काल में गर्भवती स्त्री अगर वात प्रकोपक आहार विहार का सेवन करती है तो वो वात प्रकुपित होती है और गर्भस्थ कन्या में जाकर योनि को सूक्ष्म द्वार वाली बना देती है। क्लियर? फिर आता है षंडी योनि व्यापद। षंडी योनि व्यापद में ये होता है कि कन्या के ना तो स्तन होंगे, ना ही उसके अंदर गर्भाशय और ना ही आर्तव उपस्थित होता है। फिर आती है बंध्या। बंध्या में क्या होता है? आर्तव के साथ साथ गर्भाशय के साथ साथ आर्तव में भी विकार पाए जाते हैं। तो गर्भाशय में भी विकार होगा और आर्तव में भी विकार होते हैं, जिसके कारण जो होती है वो बंध्या होती है, कभी मां नहीं बन पाती। इनफर्टिलिटी जिसे बोलते हैं वो कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन में ही आती है। फिर आता है पूती प्रजा या वार्ता। पूती प्रजा या वार्ता की अगर बात करें तो अगर मैं जनरल बात कर रही हूँ, अगर एक स्त्री है उसके ओवम में विकृति है, साथ में उसके क्रोमोजोम में भी विकृति है, तो ये दोनों के कारण जो संतान होगी वो होगी पूती प्रजा, ठीक है। यानी कि ये हो गया स्त्री बीज और स्त्री भाग, ठीक है, स्त्री भाग बोल दिया मैंने। और फिर आती है वार्ता की बात। अगर कोई स्त्री है उसके ओवम में भी विकृति है, प्लस उसके क्रोमोजोम में भी विकृति है, प्लस उसके जीन में भी विकृति है, तो स्त्री बीज, स्त्री भाग और स्त्री भाग का अवयव, क्योंकि जीन कहाँ पाए जाते हैं? क्रोमोजोम में ही होते हैं। इन तीनों में अगर दुष्टि होती है तो वो संतान जो उत्पन्न होती है वो होती है वार्ता। क्लियर? अब पढ़ती हूँ। तो वही है कि अपथ्य आहार विहार का सेवन करने से गर्भाशय और शोणित यानी कि ओवम यानी स्त्री बीज को प्राप्त होता है वो अपथ्य आहार विहार, ठीक है।
तब ये स्त्री अगर गर्भ धारण करती है तो मात्रज अवयव में या फिर अन्य अवयव में या एक से ज़्यादा अवयव में क्या होती है, विकृति उत्पन्न होती है। और जिस बीज के जिस भाग में विकृति उत्पन्न होती है, जिस जिस भाग में दोष पहुंचते हैं वहाँ जो विकृति करते हैं, और उस भाग से जो अंग अवयव बनने वाला था, तो जब भाई दोष ही अगर उस वो भाग ही दूषित है तो उससे बनने वाला जो अंग अवयव होगा वो भी क्या होगा, दूषित ही होगा, या उसमें क्या होगी, विकृति होगी। तो ये वही बात बता रहा है। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि बीज के जिस बीज भाग में दोष पहुंचते हैं और वहाँ जाके क्या करते हैं, विकृति करते हैं, और उस अवयव से बनने वाले जो ऑर्गन होते हैं, जो अंग होते हैं, जो अवयव होते हैं, उनमें क्या होती है, विकृति उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि स्त्री के बीज यानी ओवम, बीज भाग यानी कि क्रोमोसोम, इनके अंदर दूषित होने पर पूती प्रजा उत्पन्न होती है। और पूती प्रजा का मतलब होता है हमेशा मृत संतान को जन्म देती है वो स्त्री। और जिस स्त्री में ओवम है यानी स्त्री बीज, स्त्री भाग यानी कि क्रोमोसोम, और बीज भाग अवयव यानी कि जीन, इन तीनों में विकृति होती है तो वो वार्ता बनती है। और वार्ता का मतलब होता है जो स्त्री की आकृति की तो होती है परंतु स्त्री नहीं होती, जिसे हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। अगर इससे क्या होती है, कॉन्जेनाइटल जो माल फॉर्मेशन, उनमें कौन कौन सी आती हैं, षटकाकार योनि होना, यानी कि अगर स्त्री की योनि जो होती है षटकाकार होती है तो वो भी कॉन्जेनाइटल माल फॉर्मेशन में आएगी। उच्छिप्त है, उठी हुई है, विकृत है, संवृत है, ठीक है, शुष्क है, लंबी है, या फिर विषम आकृति की है, या फिर योनि और योनि भग रोम विकार, ये सब जो होते हैं योनि के जो वल्वल रीजन होता है उसके ऊपर जो रोम का विकार होता है, ठीक है, अच्छे से रोम की ग्रोथ नहीं होना, ये सभी विकार जो होते हैं वो कॉन्जेनाइटल माल फॉर्मेशन में जाते हैं। उसके बाद है नपुंसक या उभयलिंगी जो होते हैं यानी द्विलिंगी, जिसमें दोनों लिंगों की उपस्थिति मानी जाती है, वो विकार जो होते हैं वो सहज विकार में आते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं अब सहज विकार या उभयलिंगी विकार। पहले हमने क्या पढ़ा था, जन्मजात, अब हम पढ़ रहे हैं सहज विकार। तो इसमें क्या होता है, स्त्रीकर और पुरुषकर भावों को मिलने से दोनों भाव उस स्त्री में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो उनके मिलने से उसे नपुंसक या द्विलिंगी व्यक्ति की उत्पत्ति होती है। नपुंसक से हम षंड यानी कि क्लीव या फिर इम्पोर्टेंट ग्रहण कर सकते हैं यहाँ, किंतु यहाँ हमें क्या लेना चाहिए, उभयलिंगी लेना चाहिए। यह एक सहज विकार की व्याधि है। दो प्रकार का होता है, एक तो सत्यलिंगी होता है, एक मिथ्यालिंगी होता है। उभयलिंगी दो प्रकार का होता है, सत्यलिंगी और मिथ्यालिंगी। इसका मतलब ये होता है, एक तो ट्रू हर्माफ्रोडाइट होता है, एक फॉल्स हर्माफ्रोडाइट होता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ रहे हैं ट्रू हर्माफ्रोडाइट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ट्रू हर्माफ्रोडाइट जो होता है, इसमें क्या होता है कि एक जो स्त्री होती है उसके अंदर ओवरी और टेस्टिज दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक्चुअल में उस स्त्री में टेस्टिज और ओवरी दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो ये होता किसके कारण है, जब ओवम और स्पर्म दोनों के अंदर समान बल होती है एकदम, ठीक है, एक भी डोमिनेंट नहीं होता, दोनों समान रूप से उत्तप्त होते हैं, ठीक है। तो उसके कारण दोनों ही अपने क्या करते हैं, अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं। तब होती है एक ट्रू हर्माफ्रोडाइट की उत्पत्ति होती है, जिसके अंदर उस स्त्री के अंदर ओवरी भी होती है और क्या होते हैं, टेस्टिस भी होते हैं। लेकिन इनके अंदर, इनमें क्या होती है, ओवरी और टेस्टिस होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इनके अंदर गैमेट्स तो उत्पन्न होते हैं, लेकिन बाह्य जो जनन इंद्रियां हैं वो विकसित नहीं होती है, जिसके कारण क्या होती हैं, ये व्यवहार में मतलब कि व्यवहार करने में ये असमर्थ होते हैं, लेकिन इनमें व्यवहार की इच्छाएं पाई जाती हैं। क्लियर। उसके बाद फिर आता है शूडो या फिर स्पूरियस हर्माफ्रोडाइट। इसमें क्या होता है कि इसमें एक लिंग की तो अधिकता होगी, दूसरे लिंग की कमी पाई जाएगी। यानी एक स्त्री है जिसके अंदर ओवरी तो अधिक है, ठीक है, ओवरी पाई जा रही है, एक में टेस्टिज है। अगर उसमें ओवरी है तो बाकी जो लक्षण होंगे वो कैसे वाले होंगे, पुरुष वाले होंगे। जिसके अंदर टेस्टिज है लेकिन बाकी लक्षण जो होंगे वो स्त्री वाले और पुरुष वाले मिले हुए लक्षण आते हैं, ठीक है। इसमें नहीं, शूडो के अंदर एक के लिंग आएंगे और लिंग की अधिकता के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है जिसके अंदर टेस्टिज जो होता है वो अंतजननांगों के रूप में पाया जाता है, ठीक है, एक में टेस्टिज है, लेकिन उसमें क्या होता है, बाह्य जननांगों के रूप में बाह्य लक्षण अगर देखते हैं ना, उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अगर देखते हैं तो स्त्री और पुरुष दोनों के मिलते हैं। जैसे कि तृणपुत्रिक जो पुरुष की व्यापद होते हैं, तृणपुत्रिक जो पुरुष व्यापद होता है एक, वो जो होता है जो इसी के अंदर ऐसे ही लक्षण मिलते हैं, जिसके अंदर टेस्टिज पाए जाते हैं अंतजननांगों के रूप में, लेकिन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में उसके अंदर दोनों के लक्षण पाए जाएंगे, और इसी विकृति को तृणपुत्री बोलते हैं या फिर एंड्रोगेनोइड बोला जाता है। फिर दूसरा आता है जिनमें अंतःजनन अंग
ओवरी होता है। क्लियर। तथा बाह्य लक्षण मिश्रित होते हैं। वही सीधी बात है, स्त्री पुरुष के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आते हैं और इस स्त्री को हम ऐसी स्त्री को हम वार्ता बोलते हैं। वार्ता योनि व्यापद वार्ता स्त्री व्यापद बोलते हैं। ये स्त्री का योनि व्यापद होता है क्योंकि इसमें ओवरी है, और ये पुरुष का व्यापद होता है क्योंकि इसके अंदर टेस्टिस पाया जा रहा है। क्लियर है। और इनको बोलते हैं गाइनो एंड्रॉइड बोलते हैं। ठीक है। तो गाइनेडोंड्रॉइड किसको बोलते हैं हम, जिसके अंदर ओवरी पाई जाती है, लेकिन बाह्य लक्षण सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अगर हम देखते हैं तो दोनों के पाए जाते हैं। इसे गैनोड्रॉइड बोला जाता है। इसमें अब मैंने बताया था ना, ये बात यहाँ तक खत्म हो गई। इसके बाद इनके अंदर क्या होती है, ये जो हर्माफ्रोडाइट होते हैं इनके अंदर विवाह की इच्छा तो पाई जाती है क्योंकि इनके अंदर लिंग ग्रंथियाँ विद्यमान होती है, जैसे टेस्टिज है, ओवरी है, ये विद्यमान है। तो इनके अंदर क्या होता है, गैमेट्स तो प्रोड्यूस होते ही हैं, लेकिन इनके अंदर जनन इंद्रियाँ विकसित नहीं होती हैं, जिसके कारण क्या होती है, ये विवाह करने में असमर्थ होते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं, ये हमारा था आयुर्वेदिक व्यू से। उसके बाद हम पढ़ते हैं मॉडर्न व्यू से। एक बात बता दूँ, इस चैप्टर से अभी तक तो कोई क्वेश्चन नहीं आया है। कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन से कोई क्वेश्चन नहीं है क्योंकि ये एक नॉन डिटेल का टॉपिक है। ठीक है। इससे अगर क्वेश्चन आएगा तो वो 2 नंबर का ही आएगा। ठीक है। टाइप पूछ लेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ नहीं है, या चिकित्सा पूछ लेगा। जननांगों के जन्मजात विकार यानी कि कॉन्जेनाइटल एनोमलीज ऑफ जेनाइटेलिया, जैसे कि अब मतलब कि इसमें बताया गया है कि कौन कौन से जननांग में कौन कौन सी विकृति हो सकती है। जैसे बाह्य जननांगों में देख लेंगे हम, जैसे जो वल्वल रीजन है, या फिर जो वेजाइना है, जो एनस है, इनके अंदर देख लेंगे, या फिर योनि के अंदर कौन कौन सी विकृतियाँ हैं, या गर्भाशय में, या बीजवाहिनी में, या फिर ओवरी के अंदर कौन सी विकृतियाँ हैं। तो सबसे पहले हम बाह्य जननांगों की विकृतियाँ पढ़ लेते हैं। उनके अंदर आता है 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वेस्टिब्यूल के अंदर कोई विकृति है, यानी कि वेस्टिब्यूल के अंदर, ठीक है, कोई विकृति है, या फिर कोई वेजाइना जो रीजन है, वेजाइना के अंदर, क्योंकि जनरली अगर हम देखते हैं तो मूत्र मार्ग अलग होता है और वेजाइनल रीजन अलग होता है। ठीक है। लेकिन अगर मूत्र मार्ग वेजाइनल रीजन में ही ओपनिंग हो जाती है, मूत्र मार्ग की यानी कि मूत्र नलिका यानी यूरेटर की ओपनिंग अगर वेजाइना में हो जाती है तो वो होता है एक टाइप। और दूसरा टाइप होता है भगीय गुद्वार। भगीय गुद्वार यानी कि वल्वल रीजन के अंदर ही एनस की ओपनिंग हो गई। ठीक है। तो एनस जो होती है भग के पीछे या भग के अंदर ही पाया जाता है, यानी वेस्टिब्यूल रीजन में एनस की ओपनिंग होना। दूसरा होता है वेजाइनल रीजन के अंदर यूरेटर की ओपनिंग होना। ठीक है। वही बात होगी ना, जिसका जिस स्थान पर पाया जाना था उसका उस स्थान पर ना सके, उसके अतिरिक्त स्थान पर पाया जाना एक्टोपिक कहलाती है। तो वही है कि अतिरिक्त स्थान पर पाया जा रहा है, इसका मतलब विकृति है उसके अंदर। और अतिरिक्त योनि मार्गत मूत्र नलिका योनि भग में या फिर योनि के अंदर खुलती है। फिर आता है योनि मार्ग की विकृतियाँ। योनि मार्ग की विकृतियाँ वही होंगी कि योनि मार्ग संकीर्ण हो जाएगा, यानी कि नैरोइंग हो जाएगी, हाइमन एबनॉर्मल हो जाती है, या फिर एजेनेसिस हो जाती है वेजाइना की, सेप्टेट हो जाती है वेजाइना, या फिर अतिरिक्त विकृति कोई और भी विकृति हो सकती है। फिर आता है गर्भाशय की विकृति। गर्भाशय की विकृति 2 प्रकार की होती है। एक तो मुलेरियन डक्ट का अपूर्ण संयोजन हुआ, ठीक है, उसके कारण होने वाली विकृति, क्योंकि फीमेल के जेनिटालिया किससे बने होते हैं, मुलेरियन डक्ट से बनते हैं। ठीक है। और वुल्वियन डक्ट से मेल के बनते हैं। तो मुलेरियन डक्ट का है तो अपूर्ण संयोजन हुआ, यानी जुड़ी नहीं अच्छे से, या फिर उनका अभाव था, यानी वो बनी नहीं मुलेरियन डक्ट, या फिर उनका अपूर्ण विकास हुआ, यानी बनी तो थी लेकिन पूरी नहीं बनी, अनकम्प्लीट बनी, यानी कि एप्लेजिया या हाइपोप्लेजिया हुआ। तो उनके कारण तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम मुलेरियन डक्ट का अपूर्ण संयोजन हुआ, यानी वो अच्छे से कंबाइंड नहीं हो पाई, अच्छे से जुड़ नहीं पाई, उनके कारण जो कौन कौन सी विकृतियाँ उत्पन्न होती है वो देखते हैं। उनके कारण विकृतियाँ होती हैं, पहली है द्वियोनि द्विश्रंगी गर्भाशय। इसका मतलब ये होता है द्विश्रंगी, यानी कि 2 तो ये शंग बन गए, ठीक है, गर्भाशय के 2 शंग बन गए, और ये दोनों शंग आके एक ही सर्विक्स में ओपनिंग हो रही है इनकी। ठीक है। और ऐसे ओपनिंग हो रही है इसकी, 2 शंगीय द्वियोनि गर्भाशय। ठीक है। यानी कि ये पूरा यूट्रस है, इसके अंदर 2 शंग बन गए, यानी फंडस पार्ट कितने हो गए, 2 हो गए, और यूट्रस क्या हो गए, ओपनिंग एक वेजाइना के अंदर होती है। ठीक है। तो वो होता है द्विश्रंगी द्वियोनि गर्भाशय, यानी कि जिसे क्या बोलते हैं हम, 2 यूट्रस पाए जाते हैं ना, तो वो इसी को बोलते हैं। एक बार तो इसे हम बोलते हैं यूट्रस डाइडेल्फिस, यानी कि डबल यूट्रस। ठीक है। तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, इन दोनों की सर्विक्स अलग अलग है, और ये दोनों जाके एक ही वेजाइना में ओपनिंग हो जाती है, और ये पूरा यूट्रस रहता है। तो डबल यूट्रस होते हैं, यानी कि जब
दोनों मुलेरियन डक्ट आपस में नहीं मिल पाई तो उन्होंने अपना अपना यूट्रस क्या कर दिया, विकसित कर दिया। फिर दूसरा आता है द्विश्रंगी द्विग्रीवीय गर्भाशय, यानी कि 2 श्रृंग होंगे और 2 ग्रीवा होंगी, यानी कि 2 सर्विक्स होंगी। ऐसा गर्भाशय जो होता है यूट्रस बाइकॉर्निक्स यूनिकॉलिस गर्भाशय कहलाता है। फिर आता है एक श्रृंगी, यानी एक तो क्या होगा, श्रृंग होगा यानी कि फंडस पार्ट होगा, और एक ही क्या होगी, ग्रीवा होगी। ऐसे हो गया ये, ठीक है, एक श्रृंग और एक ही ग्रीवा और एक ये ओपनिंग, ठीक है, यानी कि इसका दूसरा पार्ट नहीं है। यूट्रस जो है वो पूरा ऐसे होता है, यूँ होता है, लेकिन ये आधा ही बन पाया, ठीक है। यूट्रस यूँ होता है पूरा फंडस पार्ट, लेकिन इसका इतना ही पार्ट बन गया, ये इतना बन गया। तो यानी यूट्रस जो था वो यूनिकॉर्निक्स है, यानी एक ही कॉर्निक्स है, और यूनिकॉलिस है, यानी एक ही ग्रीवा है, और एक ही वेजाइना है। तो ये है मुलेरियन डक्ट के अपूर्ण संयोजन के कारण होने वाली विकृतियाँ। अच्छा, और भी हैं। एक है जवनिका युक्त गर्भाशय, यानी यूट्रस जो है इसके अंदर बीच में क्या होगा, सेप्टेड पाया जाता है, यानी कोई प्रकार का कोई पट्टा सा, यानी कोई परत सी पाई जाती है। फिर आता है दूसरा था वक्रताकार या नतोदर गर्भाशय, यानी कि अर्क्यूएट यूट्रस, ठीक है। फिर आता है मुलेरियन डक्ट जो होती है उसका अभाव है या फिर अपूर्ण विकास हुआ है, उसके कारण क्या होगा, या तो एब्सेंस हो जाएगा, अभाव है तो मुलेरियन डक्ट ही नहीं है, तो सीधी सी बात है यूट्रस भी नहीं होगा, तो एब्सेंस ऑफ यूट्रस। या फिर दूसरा है गर्भाशय का भ्रूणी अवस्था में बने रहना, इसका मतलब ये है कि रूडिमेंट्री यूट्रस हो गया, यानी कि गर्भाशय का विकास नहीं हो, भ्रूणी अवस्था में ही है, वो अभी किसी भी तरह से ना तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए या फिर इसके एंडोमेट्रियम भी विकसित नहीं हुए, कुछ भी विकसित नहीं हुआ है उसका, ठीक है। शैशवीय गर्भाशय हो सकता है, यानी इन्फेंटाइल यूट्रस हो सकता है, या अपूर्ण विकसित गर्भाशय यानी हाइपोप्लास्टिक यूट्रस हो सकता है, या ग्रीवा जो होती है उसकी सर्विक्स जो होती है उसका अभाव है, या वो फिर वो क्या है, उसमें स्टेनोसिस हो रखी है, यानी उसकी नैरोइंग, उसकी संकुचित हो रखी है वो, यानी कि सर्वाइकल एजिनेसिस या फिर स्टेनोसिस। फिर आती है बीजवाहिनी यानी फेलोपियन ट्यूब की विकृतियाँ। इसमें क्या होता है कि या तो सहज विकृति होती है, यानी कि सहज प्रवृत्ति होती है, यानी कि कॉन्जेनाइटल इलोंगेशन पाया जाएगा, या फिर अतिरिक्त ओदरीय नलिका मुख, फेलोपियन ट्यूब का जहाँ उसका माउथ ओपन होना चाहिए था ओवरी के अंदर, और उसके बाद सीधा ओपनिंग होनी चाहिए थी यूट्रस में, ठीक है, ऐसे ही तो होता है। ये यूट्रस आ गया यहाँ पे, तो यही होता है, लेकिन इसका अदर माउथ और ओपन हो गया, यूट्रस के ये उधर में जाकर भी इसका एक मुंह ओपन हो रहा है, एक माउथ इसका ओपनिंग हो रही है, तो वो होता है, ठीक है, एब्डोमिनल ओस्टेशिया, ठीक है, ओस्टिया बोलते हैं जिसे। फिर आता है छिद्राभाव यानी अट्रेशिया है, यानी कि जो ओपनिंग होनी चाहिए थी ओवरी के अंदर वो छिद्र जो है वो क्लोज है, या फिर वो छिद्र बनाई नहीं है, या फिर यूट्रस की साइड निकलने वाला जो माउथ होता है वो बनाई नहीं है, या फिर वो क्लोज है तो वो हो गया, या फिर बीजवाहिनी नहीं है। फिर आती है ओवरी की विकृतियाँ। ओवरी की विकृति में ओवरी नहीं है, बनी नहीं है, विकसित ही नहीं हुई है, भ्रूणी अवस्था में है, किसी भी तरह का कोई एग रिलीज ही नहीं कर रही है वो, ना उसके अंदर ग्राफिन फॉलिकल है, कुछ भी नहीं है, या फिर अतिरिक्त बीज ग्रंथि है, यानी कि 2 ओवरी हैं, एक साइड एक होती है दूसरी साइड होती है, तो इसमें एक साइड 2 ओवरी हैं तो वो हो गया, या फिर ओवरी का अविकास यानी कि विकसित नहीं हुई है पूरी तरह से, तो वो हो गया एप्लेशिया। तो ये थी कॉन्जेनाइटल एनोमलीज। फिर आते हैं, अब पढ़ते हैं हम जनरली जनन अंगों के विकास और विकासात्मक विकार। तो इसके अंदर ये पढ़ते हैं कि जननांगों का विकास और विकासात्मक कैसे होते हैं, उनके विकार कैसे होते हैं और उनका विकास कैसे होता है। इस प्रकार की विकृति जन्म से ही पाई जाती है। इनका मूल कारण क्या होता है, ये कॉन्जेनाइटल जो माल फॉर्मेशन है इसका मेन कारण होता है जनन उत्पादक अवयव का अभाव। सीधी सी बात है, उनको बनाने वाले, उन जनन अंगों को बनाने वाले उन अवयवों का अभाव होना या उनका अपूर्ण विकास होना। सीधी सी बात है, यूट्रस क्यों नहीं बना, क्योंकि मुलेरियन डक्ट विकसित नहीं थी। सर्विक्स क्यों नहीं बनी, क्योंकि मुलेरियन डक्ट ही नहीं थी वहाँ पे, ठीक है। इसलिए ये विकृतियाँ विकृत निर्माण या माल फॉर्मेशन कहलाती है। माल फॉर्मेशन यानी कि फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हुआ। स्त्री के बाह्य जननांगों का विकास जनन उभार यानी कि जेनाइटल ट्यूबरकल से होता है, बाह्य जननांगों का निर्माण। लेकिन आभ्यंतर जननांगों का निर्माण 3 अवयवों से होता है। पहला होता है, सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं अंतर जननांगों का विकास। एक तो जेनाइटल रिज से होता है, एक होता है वुल्फियन डक्ट से, एक होता है मुलेरियन डक्ट से, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जेनाइटल रिज से। जेनाइटल रिज से किसका निर्माण होता है, ओवरी का निर्माण होता है। और इसके अंदर अगर विकृति हो गई तो क्या होगा, या तो ओवरी अविकसित होगी या फिर ओवोटेस्टिज होगा। ओवरी और टेस्टिस दोनों पाए जाएंगे, यानी कि बीज ग्रंथि और अंड ग्रंथि, ओवरी और टेस्टिस दोनों एक साथ एक ही कोश में पाई जाएंगी। अगर मुलेरियन डक्ट है, मुलेरियन डक्ट से बनती है फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वेजाइना, ये तीनों बनती हैं।
अगर मुलेरियन डोंट दोनों तरफ क्या होती है, एक एक होती हैं, और जिनके मध्य रेखा के मिलने से क्या होता है, गर्भाशय, योनि और ग्रीवा बनती है। क्योंकि गर्भाशय एक होता है, ग्रीवा भी एक होती है, योनि मार्ग भी एक होता है। तो ये दोनों साइड के जो मुलेरियन डक्ट है, ठीक है, ये दोनों साइड के मुलेरियन डक्ट, ये दोनों साइड के जो मुलेरियन डक्ट हैं ये आपस में मिलती हैं, और जिसके कारण क्या होता है, एक ये यूट्रस का निर्माण होता है, उसके बाद में एक ये सर्विक्स का, और उसके बाद में एक ये वेजाइना का निर्माण होता है। तो वही बता रहा है ये। और इनके अंदर अगर अपूर्ण संयोजन हुआ, जिसके कारण क्या होता है, अपूर्ण संयोजन हो सकता है या फिर डुप्लीकेशन हो सकता है, यानी दो फैलोपियन ट्यूब, दो ओवरी हो सकती है अगर इनके अंदर कोई प्रकार की विकृति होती है तो, या फिर इनका विकृत विकास होता है। अब बाह्य जननांगों का विकास पढ़ते हैं। वुल्फियन डक्ट तो हटा दोगे ना, समझ गए कि मेल जेनाइटेलिया का निर्माण होता है उससे, ठीक है। तो जेनाइटल रिज पढ़ ली हमने, मुलेरियन डक्ट पढ़ ली। अब हम पढ़ रहे हैं बाह्य जननांगों का विकास। भक का निर्माण किससे होता है, भक का विकास जो होता है वो जेनाइटल यानी कि वल्वा का रीजन, ठीक है, वल्वल रीजन जो होता है वो जेनेटल ट्यूबरकल से बना होता है। लेबिया माइनोरा जेनाइटल जो होते हैं उसके फोल्ड से बना होता है, और मेजोरा जो बना होता है जेनाइटल स्वेलिंग से बना हुआ होता है, ठीक है। अब कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर जो है उनके सिम्टम क्या होते हैं, उनके सिम्टम ये आएंगे कि कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन है, इस स्त्री के अंदर। उनके अंदर इनफर्टिलिटी होगी, वो कभी गर्भधारण नहीं कर पाएगी। उसके अंदर डिसमेनोरिया देखने को मिलेगा, क्योंकि यदि वेजाइना के अंदर किसी प्रकार कोई सेप्टेड वेजाइना है, या फिर किसी भी तरह की कोई विकृति है, यानी कि या फिर उठी हुई वेजाइना है, उच्छिप्त है, विवर्त है, या फिर ज़्यादा समृद्ध है, उसके कारण क्या होगा, डिसमेनोरिया होगा। बार बार क्या होगा, गर्भपात होगा, क्योंकि अगर यूट्रस ही पूरी तरह से विकसित नहीं होगा तो एंडोमेट्रियम नहीं बनेगी, जिसके कारण क्या होगा, बार बार उसका मिसकैरेज होगा, और मैथुन क्या होगा, वो सहन नहीं कर पाएगी, डिस्पेरोनिया होगा, आर्तव के विकार पाए जाएंगे, रिटेंड प्लेसेंटा हो जाएगा उसके अंदर, यानी कि प्लेसेंटा रह जाएगा, और पीपीएच होगा या प्रोलॉन्ग्ड लेबर पाया जाएगा। फिर आता है इन्वेस्टिगेशन सोनोग्राफी करवाएंगे तब पता चलेगी, या फिर हिस्टीरोस्कोपी करवाएंगे, या फिर हिस्टीरोग्राफी करवाएंगे, एमआरआई या फिर लेप्रोस्कोपी से पता लगाते हैं। उसके बाद इसकी चिकित्सा यही है कि भ्रूणीय अवस्था में अगर यूट्रस है, यानी कि रेडिमेंट्री अगर यूट्रस है, तो उसको क्या कर देंगे, हम निकाल देंगे, ठीक है। और सेप्टम अगर है तो उसको सर्जरी से क्या कर देंगे, हटा देंगे, कट कर देंगे, सेप्टेड यूट्रस है तो। अगर यूट्रस के अंदर माल फॉर्मेशन को मेट्रोप्लास्टी के द्वारा सुधारा जा सकता है, तो ये इसकी चिकित्सा है। जैसे अगर वेजाइना जो है वो पिन होल सर्विक्स है, तो उसको डायलेटेशन के द्वारा या डायलेटर्स के द्वारा क्या करेंगे, उसकी नैरोइंग को सही किया जाता है। तो बस यही चिकित्सा है इसकी, ठीक है। तो ये था कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन। आज के लिए धन्यवाद, बाकी पढ़ते हैं नेक्स्ट में।